स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बच्चों, मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए ताकि इस चैप्टर का मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों को मिल सके। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए पढ़ाया है। हर टॉपिक को हमने कवर किया है। दूसरी बात, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑन द स्पॉट हाथ की हाथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली अपने सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं। इसका रीजन मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो आपको नॉलेज मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर वो टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में या एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसके लिए हमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। उसके अलावा बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम लोग काफी सारी कहानी देखेंगे, हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे स्टोरी सुनेंगे। और जो भी कहानी, एग्जाम्पल, स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आप लोगों को जो भी कहानी या स्टोरी सुनाऊंगा, बताऊंगा, वो एक एक चीज मेरी बुक के अंदर लिखी हुई है जो कि आपके पास में ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी होगी। अगर आपने ली हुई है बुक तो आपके पास में होगी एक एक बात। तो आप लोगों का कंसंट्रेशन मेरी बातों को सुनने में लगाना है, क्योंकि जैसे ही आप बात को सुनोगे आपको 2 मिनट में चीजें याद हो जाएंगी। रटना कुछ भी नहीं है आपको। मैं रटने में या रटाने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं। मैं एक चीज जानता हूं कि ये लॉ जिसने बनाया वो एक इंसान है, और मैं और आप भी इंसान हैं। हम ये समझ सकते हैं कि उसने लॉ बनाया तो क्या सोच रही होगी। जैसे ही हम वहां पर पहुंच गए उस पॉइंट पर, को रटना नहीं पड़ेगा आपको, चीजें 2 मिनट में बाय डिफॉल्ट आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, आप लिख दोगे आंसर। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, और क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर। तो ये सब समझाने के लिए कि आखिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, कब आया, क्यों आया, इसके अंदर क्या लॉज या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सभी चीजें समझाने के लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे, एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक चाचा और भतीजे की। चाचा का नाम है चाचा चौधरी और भतीजे का नाम है छोटा भीम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक बार चाचा चौधरी ने अपने भतीजे छोटे भीम से यह पूछा कि यार छोटू बेटा, आखिर ये आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। तो भतीजा बोलने लगा, बोला चाचा जी, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोला जाता है। ये एक लॉ है, ये एक कानून है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन, नियम, शर्तें लिखी हुई हैं, जैसा कि सभी लॉ में लिखी होती है। आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, क्या है वो, लॉ है, वो रूल्स रेगुलेशंस है, वो कानून है, उसके अंदर कंपनी से रिलेटेड बात लिखी हुई है। आप सेबी एक्ट पढ़ते हो, वो क्या है, वो रूल्स वो कानून है, लॉ है, एक्ट है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन, नियम, शर्तें लिखी हुई हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करनी है तो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसी तरह से चाचा जी, उसी तरीके से ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी एक कानून है, एक रूल्स, एक लॉ है जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। चाचा जी बोले कि छोटू बेटा, तूने मेरे को ये तो बता दिया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक लॉ है, एक कानून है, पर यार एक बात बता कि जब भी कभी भी कोई भी लॉ या कानून आता है, जब भी कभी भी कोई भी लॉ या कानून इंट्रोड्यूस होता है तो किसी ना किसी वजह से होता है।
किसी ना किसी एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव के साथ में उस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब देखो बड़ा सिंपल है, मैं तो इतना जानता हूं, चाचा जी बोले मैं तो इतना जानता हूं, भाई मेरी जिंदगी निकल गई, मैं बूढ़ा हो गया, कि बाजार में, दुनिया में लोगों को कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या होती है, गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को देखती है और गवर्नमेंट बोलती है कि यार लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक रूल रेगुलेशन एक्ट बना देती है। तो जब भी कभी भी कोई भी एक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी ना किसी पर्पस, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी एम, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ में किया जाता है। अगर तुम छोटू बेटा ये बोल रहे हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक कानून है, एक लॉ है, तो ये भी किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? छोटू बोला, बोला देखिए चाचा जी, इसके लिए ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। बोला देखो, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ना 2016 में आया। अब 2016 से पहले की आखिर क्या हालत थी? बोला देखो 2016 से पहले क्या था, सपोज करो अगर कोई कंपनी सिक बन गई, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई, मतलब अगर किसी कंपनी के लॉसेस उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो गए, मतलब कंपनी के पास में जितना प्रॉफिट है उतने ही उसके लॉस है, तो वो कमाई नहीं रही है, या फिर लॉस ज्यादा हो गए, हम ये बोलते हैं ये कंपनी बीमार पड़ गई, ये कंपनी सिक पड़ गई, ये कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। अब कोशिश की जाती है कि इस कंपनी को रिवाइव कर दिया जाए, रिवाइटल की गोली दे दी जाए। ऐड देखते हैं ना टीवी में, एक बंदा थका हारा आता है, फिर उसे रिवाइटल की गोली दे दी जाती है, वो एनर्जेटिक हो जाता है। बोला ये कंपनी जो है वो थक गई है, लॉस मेकिंग बन गई है, सिक कंपनी बन गई है, इसके लॉसेस जो है इसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो गए हैं, अब इस कंपनी को रिवाइव करना पड़ेगा, इस कंपनी को रिवाइटल की गोली देनी पड़ेगी। लेकिन चाचा जी 2016 से पहले जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, कोई एक सिंगल लॉ कानून नहीं था जो कंपनी को रिवाइव कर सके। कोई एक अकेला स्ट्रॉन्ग मजबूत लॉ नहीं था जो कि अकेले लॉ के अंदर इतने रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हों कि वो कंपनी को रिवाइव कर दे, सिक कंपनी से हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कोई लॉ था ही नहीं यार चाचा जी। लेकिन बहुत सारे लॉज थे जिनकी थोड़ी 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 हेल्प ले लेकर उस सिक कंपनी को हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट किया जाता था। अब समस्या ये आ रही थी कि कंपनी सिक बन गई और उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी हमें हेल्प लेनी पड़ रही है। अब सपोज करो हमने किसी एक एक्ट की कुछ टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करी कि यार इस कंपनी को रिवाइव कर दें, इतने में कोई दूसरा एक्ट आता था, बोलता था तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे कानून मना करते हैं। तीसरा आता था, बोलता था तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्योंकि बहुत सारे लॉज थे, इसलिए उस कंपनी को रिवाइव करना या तो बहुत लेट हो जाता था या फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, क्योंकि हम एक लॉ को फुलफिल करते थे, दूसरा उसके खिलाफ जाता था, दूसरे को फुलफिल करते थे, तीसरा उसके खिलाफ जाता था। एट द एंड कंपनी को रिवाइव नहीं कर पाते थे और कंपनी बंद हो जाती थी। और चाचा जी, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो, आपने दुनिया देखी है, आपको पता होगा, अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो ये बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि सोचो उस कंपनी के अंदर कितने सारे एम्प्लॉइज थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए यार। तो हो ऐसा रहा था कि जब तक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उससे पहले जब बहुत सारी कंपनीज जो सिक बन रही थी और उनको रिवाइव करने के लिए एक सिंगल लॉ नहीं था, लेकिन बहुत सारे लॉस थे जिनकी हेल्प लेकर कंपनी को रिवाइव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और कंपनी एट द एंड वाइंड अप हो रही थी और एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे थे, तब गवर्नमेंट को एक जरूरत महसूस हुई, तब गवर्नमेंट को एक नीड महसूस हुई। गवर्नमेंट बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक सिंगल लॉ रूल्स रेगुल, हमें एक एक्ट चाहिए
अकेला ऐसा एक्ट जिसके अंदर सभी तरह की टर्म्स कंडीशन हो और जो किसी भी सिक कंपनी को रिवाइव कर दे, हेल्दी कंपनी बना दे, रिवाइटल की गोली दे दे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दे, तब जाकर तब जाकर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर लाया गया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ना यहां तक की आपकी कहानी समझ में आती है। देखो सर, आपने बोला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक लॉ है, एक कानून है जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो 2016 के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि 2016 से पहले जब भी कोई कंपनी सिक बनती थी, लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती थी, उसके लॉसेज उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाते थे, तो वो कंपनी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास में एक सिंगल एक्ट नहीं था और बहुत सारे एक्ट थे, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ जाते थे। एट द एंड कंपनी रिवाइव नहीं हो पाती थी। तो हमें ये गवर्नमेंट को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें एक सेपरेट एक्ट चाहिए जो कि खुद इतना मजबूत हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस इतने मजबूत हो कि वो सिक कंपनी को हेल्दी कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दें। और तब जाकर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। सर मेरे को आपकी ये बात समझ में आती है। आगे चलते, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी तो कहानी बहुत है। चाचा जी बोले बोले यार छोटू बेटा मेरे को ये समझ में आ गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। बोला अगर मैं छोटू बेटा तेरे से ये पूछूं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो तुम क्या बोलोगे? तो छोटा भीम ये बोला, बोला देखो चाचा जी वैसे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मोहित सर अभी अंदर चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाएंगे, पर दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो इन्हीं दो मेन ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हैं। मेनली दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अगर कोई कंपनी सिक बन गई है, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग बन गई है, तो पहले तो चेक करो कि क्या सच में सिक बन गई है। पहले तो चेक करो क्या सच में वो कंपनी सिक बन गई है, लॉस मेकिंग बन गई है। और अगर हाँ ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार वो कंपनी तो लॉस मेकिंग, वो कंपनी तो सिक बन गई है, तो अब ये देखो कि क्या उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, क्या उस कंपनी को हेल्दी कंपनी बनाया जा सकता है, क्या वो कंपनी अभी उस स्टेज में नहीं पहुंची है जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता, वापस प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनाया जा सकता, अभी इतने गड्ढे में नहीं गिरी है, अभी इतने गर्त में नहीं गई है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है चेक करो कि क्या कंपनी सच में सिक बन गई। अगर हाँ सच में सिक बन गई तो क्या उसे रिवाइव किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है कि उसको दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर पॉसिबल है तो फिर प्लान बनाओ, स्कीम बनाओ कैसे उसको रिवाइव किया जाएगा। और अगर आपको तो ये पहला ऑब्जेक्टिव कि प्लान बना के रिवाइव करो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, अगर ये कंफर्म हो जाए कि नहीं भैया ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाएगी, यार ये तो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई है, बहुत ज्यादा लॉस में चली गई है, अब इस कंपनी को दोबारा वापस लाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक काम करो उस कंपनी को वाइंड अप करवा दो। क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो? जब वो कंपनी इतनी ज्यादा लॉस में चली गई है तो फिर क्यों उसको घसीट रहे हो, वाइंड अप करवा दो यार। तो छोटा भीम बोला चाचा जी मेन तो दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव अगर रिवाइव हो सकती है रिवाइव करो, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिवाइव नहीं हो सकती है वाइंड अप करो, बात खत्म करो यार, काई को खींचातानी चल रही है। चाचा जी बोले छोटू बेटा मैं समझ गया तेरी बात को, लेकिन अब ये बता जब से तू ये बोल रहा है कि सिक कंपनी सिक कंपनी सिक कंपनी, आखिर ये सिक होता क्या है? बोला देखो चाचा जी, सिक कंपनी का मतलब होता है अगर किसी कंपनी के अगर किसी कंपनी के लॉसेस उस कंपनी के प्रॉफिट के बराबर या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंपनी को सिक कंपनी बोला जाता है। और हम यहां पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात कर रहे हैं। अब साहब एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है?
बोला एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए एक कंपनी है एबीसी नाम की। सपोज कीजिए 2018 के अंदर उसके लॉसेस 20 करोड़ और उसका प्रॉफिट 50 करोड़। तो वो कंपनी अभी सिक नहीं है, लेकिन 2019 के अंदर उसके लॉसेस 10 करोड़ से बढ़ गए, तो उसके लॉसेस हो गए 30 करोड़। प्रॉफिट उसका 5 करोड़ से बढ़ा था, 55 करोड़। हालांकि 50 ही रहा, जब लॉस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहे हो, 50 करोड़। 2020 के अंदर उसके लॉसेस 15 करोड़ से और बढ़ गए, 45 करोड़, और प्रॉफिट 50 का। अभी तक ये कंपनी सिक नहीं है, अभी तक ये कंपनी सिक नहीं है। लेकिन 2021 के अंदर चाचा जी इस बेचारी कंपनी पे गाज गिर गई और इस कंपनी के जो लॉसेज हैं वो 51 करोड़ हो गए, प्रॉफिट 50 ही रहे। हाँ, अब यहां पर ये कंपनी सिक बन गई, क्योंकि इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो इतने सालों से इकट्ठे 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 होते जा रहे थे, वो इस साल उस कंपनी के प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो गए। 2021 में ये कंपनी सिक बन गई। स्टूडेंट बोलता है सर देखो, मेरे को आपकी बात अभी तक जो समझ में आई है, सबसे पहली बात मेरे को आपकी समझ में आई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक कानून है, एक रूल रेगुलेशन है। दूसरी बात मेरे को आपकी समझ में आई, ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरी बात मेरे को समझ में आई, ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि 2016 से पहले अगर कोई भी कंपनी सिक बन जाती थी तो उसको रिवाइव करने के लिए कोई एक सिंगल लॉ नहीं हुआ करता था, बल्कि बहुत सारे लॉस थे, कॉम्प्लेक्स हो जाता था, उन कंपनीज को रिवाइव नहीं कर पाते थे सिक कंपनी को, और वो एट द एंड वाइंड अप हो जाती थी। ज्यादातर ऐसा हो रहा था, रिवाइव बहुत कम हो पाती थी। तो गवर्नमेंट को यह जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक सिंगल लॉ बनाया जाए जो कि पूरी तरीके से सभी टर्म्स कंडीशन को कवर करके चलता है और वो कंपनी को रिवाइव कर दे, सिक से हेल्दी कंपनी बना दे, प्रॉफिट मेकिंग बना दे। और तब जाकर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद में आपने बताया सर कि इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि या तो चेक करो कंपनी रिवाइव हो सकती है, और अगर रिवाइव हो सकती है तो स्कीम बनाओ, रिवाइव करो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अगर ये कंफर्म हो जाए कि नहीं भैया अब रिवाइव नहीं हो पाएगी, अब इसको हेल्दी कंपनी बनाना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा गर्त में चली गई है, तो फिर एक काम करो, टाइम मत खराब करो, वाइंड अप करवाओ कंपनी को। फिर नेक्स्ट बात सर, सिक कंपनी क्या होती है? सिक कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी के एक्यूमुलेटेड इकट्ठे हो रहे लॉसेस जिस भी साल के अंदर उस कंपनी के प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाते हैं, उसी वक्त वो कंपनी सिक कंपनी बन जाती है। चाचा जी को यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चाचा जी ये पूछने लगे, बोला छोटू बेटा एक बात बताओ, आखिर तुम जब से ये बोल रहे हो कि सिक कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट कर दो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दो, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि किसी हेल्दी कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी को हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए? तो छोटू बोला, देखो चाचा जी, वैसे तो कंप्लीट पूरा प्रोसेस मोहित सर अंदर पढ़ाएंगे चैप्टर के, पर आप मोटा मोटी अभी इतना समझो कि सपोज करो आज ये कंपनी है एक ए नाम की, और ये कंपनी सिक बन गई, इसके अंदर लॉस हो गए। तो अब क्या करा जाता है, एक ना एक्सपर्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, हम उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम से बोलते हैं, वो समझेंगे। बोला एक एक्सपर्ट आता है, अब वो क्या करता है, वो बहुत सारी ना अलग अलग कंपनी से बात करता है, इस कंपनी से, इससे, इससे, किसी बैंक से बात करेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करेगा, और वो उनके पास में जाएगा और बोलेगा देखो ये कंपनी सिक बन गई है, आज इस कंपनी की हालत सिक है, लेकिन तुम इसको ना अपने अंदर मर्ज कर लो। मर्ज करने से क्या होगा? बोले देखो इसके एम्प्लॉइज तुम्हारे एम्प्लॉइज बन जाएंगे, तो तुमको फायदा हुआ कि तुम्हें काबिल लोग एम्प्लॉइज की तरह मिल गए और उनकी जॉब नहीं छूटी। दूसरा, ये कंपनी आज सिक है,
पर इसके अंदर मशीन्स हैं, असेट्स हैं, वो तुम यूज में ले सकते हो, तुम तो प्रॉफिट मेकिंग हो, तुम चला देना उस कंपनी को, तो इसका भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। या फिर तुम इसको टेक ओवर कर लो, तुम अपने डिसीजन इसके अंदर चलाने लगो, हो सकता है ये कंपनी रिवाइव हो जाए। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोला जाता है आप इसको मर्ज कर लो, टेक ओवर कर लो। बहुत बार ऐसा होता है, ये बोला जाता है इस कंपनी से कि देखो तुम्हारी 10 ब्रांच है, उन 10 ब्रांचेज में से 6 ब्रांच तुम्हें कमा के दे रही हैं, वो 4 ब्रांच तुम्हें कमा के दे रही हैं, 6 ब्रांच जो है वो नाकाम, कुछ काम ही नहीं कर पा रही, इनको बंद कर दो, डीमर्जर। तो जब भी कोई कंपनी सिक बनती है ना, तो एक्सपर्ट आदमी कंपनी के अंदर जाता है, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, फिर देखता है कंपनी कितनी लॉस मेकिंग है, फिर देखता है अच्छा 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 अच्छा, इस कंपनी को फलाने से मर्ज करवा देते, या इसका टेक ओवर करवा देते, या इसको किसी बैंक के अंदर शिफ्ट कर देते, या इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, उनमें से कुछ ब्रांचेस को बंद कर देते हैं। मतलब वो पूरा प्लान बनाया जाता है, पूरी स्कीम तैयार की जाती है, उसको इंप्लीमेंट लागू किया जाता है, तब जाकर कंपनी रिवाइव हो पाती है। ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है चाचा जी। चाचा जी बोले भाई आईबीसी क्या होता है तूने समझा दिया, क्यों आया पूरी कहानी समझा दी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है तूने पूरी कहानी समझा दी छोटू भैया, सिक कंपनी किसे कहते हैं ये तूने मेरे को पूरी तरीके से बता दिया, और सिक को हेल्दी कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है छोटू बेटा तूने मेरे को ये भी समझा दिया। अब छोटू ये बता, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जब रिवाइव किया जाता है, जब सिक से हेल्दी बनाया जाता है, जब लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया जाता है, क्या सिर्फ कंपनी को ही इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फायदा मिलता है? छोटू बोला ना ना चाचा जी कैसी बात कर रहे हो यार, आप इतने बड़े हो गए आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो, चाहे से कोई कंपनी है, उसको भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर रिवाइव कर दिया जाएगा, रिवाइटल की गोली दे दी जाएगी। चाहे से कोई एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको भी रिवाइटल की गोली दी जाएगी। चाहे से कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसको भी रिवाइटल की गोली दी जाएगी। चाहे से कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको रिवाइटल की गोली दी जाएगी, या फिर पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल से, पार्टनर से, उसको भी रिवाइव कर दिया जाएगा। तो चाहे से आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे से आप कंपनी हो, चाहे से आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे से आपकी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे से आपकी एलएलपी है, चाहे से आप कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, सबको रिवाइव करने का काम करा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज नोट करने वाली है बच्चों, दो चीज नोट करने वाली हैं। मैंने आपको बोला था जैसे कोई टॉपिक पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, किस किस को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फायदा दिया जाता है। कंपनी को दिया जाता है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को दिया जाता है, और ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप फर्म को दिया जाता है, एंड इंडिविजुअल्स। ये आगे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये तो एग्जांपल है जहां पर पूरा एक्चुअल थ्योरी लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल, और उसके अलावा फिर इंडिविजुअल अलग से भी लिखा है। बच्चा मेरे से ये बोलता है सर आपने इंडिविजुअल दो दो बार क्यों लिखा? देखो, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म और उस पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल, मतलब मान लो 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, तो इनकी बात कर रही है। अगर पार्टनरशिप फर्म को रिवाइव करना है उनको कर देंगे, या इनके पार्टनर्स को रिवाइव करना है उनको कर देंगे। तो जहां पर पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म और उस पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल वो पार्टनर्स, और उसके अलावा भी इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं, उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या मतलब है, उनका मतलब है प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये दोनों अलग अलग है। क्लियर है ये चीज? चाचा जी छोटू से बोले, बोला छोटू बेटा तू ये बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कंपनी को रिवाइव किया जाता है, चाहे से कंपनी नॉर्मल कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, चाहे से स्टैट्यूटरी कंपनी है जो स्पेशल पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर है, चाहे से एलएलपी है, चाहे से पार्टनरशिप फर्म या उसके इंडिविजुअल है, चाहे से प्रोप्राइटरशिप फर्म इंडिविजुअल है, सबको रिवाइव किया जाता है। क्या कोई ऐसा है जिसको एंड बैंक्रप्सी कोड का बेनिफिट नहीं मिलता? क्या कोई ऐसा है जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर रिवाइव नहीं किया जाता? तो छोटू बोला, बोला हाँ चाचा जी है।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। बोला चाचा जी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को आईबीसी के अंदर नहीं मिलता रिवाइवल। देखो बड़ा सिंपल है, इंसॉल्वेंसी जब गवर्नमेंट ने कानून बनाया ना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ला रहे हैं ताकि कंपनीज जो अब लॉस मेकिंग हो गई उन्हें रिवाइव किया जा सके। यहां पर गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? गवर्नमेंट का पर्पस था कि ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो धंधा व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में ऊंच नीच हो जाती है। वो व्यापार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है वो बेचारा। अब गलतियां हो जाती हैं बहुत बार, तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हम तुम्हें रिवाइव कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो लोन देता है लोगों को या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है ना, फाइनेंशियल सर्विस में क्या, या तो मान लो कोई लोन दे दिया या आपके ब्याह पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग लगा दी, तो अगर उसको लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम तो एक्सपर्ट लोग हो यार, हमने तो ये लॉ बनाया था एक आम इंसान को हेल्प करने के लिए। कंपनीज, उनके अंदर आम इंसान ही बैठे हुए हैं, उनसे गलतियां हो गई तो उनको हम रिवाइव करवा देते हैं। तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम तो खुद बैंक हो, खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तुम ये अब लॉस में आ गए तो इसका मतलब तो तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता था। तुम्हें हम अगर आज रिवाइव कर भी देंगे, तुम तो कल दोबारा से बेड़ा गर्क करके पटक दोगे। इसलिए तुम अगर बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में अगर तुम ट्रेडिंग कराते हो, तुम ब्रोकर हो, म्यूचुअल फंड हो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, तुमको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फायदा नहीं दिया जाएगा। बच्चों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करना। हालांकि अभी मैं ये एग्जाम्पल स्टोरी पढ़ा रहा हूं, आगे जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी के अंदर यहां पर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन आगे समझाया हुआ है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ना, देखो वो मैंने समझाया हुआ है, मेंशन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसके अलावा दोबारा से क्वेश्चन आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स इन फाइनेंस सेक्टर। इसके ऊपर कमेंट करना है, आपको लिखना है जी हाँ। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है प्यारे बच्चों, हमने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं देखा, हमने अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। हमने ये देखा कि छोटा भीम ने चाचा चौधरी को बताया, छोटा भीम ने चाचा चौधरी को यह बताया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक लॉ है जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसके आने से पहले कोई सेपरेट लॉ नहीं था जो कंपनी को रिवाइव कर सके। बहुत सारे लॉस थे लेकिन उनके अंदर तालमेल नहीं था, इसकी वजह से कंपनी रिवाइव नहीं हो पाती थी। तो हमें एक सेपरेट लॉ की जरूरत थी जो कंपनी को रिवाइव कर सके, तब जाकर गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में इंट्रोड्यूस करा। इसके मेन तो दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, चेक करना कंपनी सच में सिक बन गई है, उसको रिवाइव किया जा सकता है तो स्कीम बनाओ, और अगर ये कंफर्म हो जाए कि कंपनी इतनी लॉस में चली गई अब उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता तो फिर उसे वाइंड अप कराने का प्रोसेस शुरू करवा दो। इसके बाद में फिर हम लोगों ने नेक्स्ट ये पढ़ा कि सिक कंपनी क्या होती है। वो कंपनी जिसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इकट्ठे हो रहे लॉसेस उसके प्रॉफिट के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाते हैं। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? देन उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट ये पढ़ा कि आखिर इन कंपनीज को रिवाइव कैसे किया जाता है। या तो इनको किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, या इनका डीमर्जर कर दिया जाता है, या फिर इनका टेक ओवर करवा दिया जाता है, या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनको मर्ज कर दिया जाता है। प्रैक्टिकली बहुत रिसर्च की जाती है, स्कीम बनाई जाती है, रेजोल्यूशन प्लान बनता है, तब जाकर ये रिवाइव होती हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि क्या ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सभी के लिए एप्लीकेबल होता है? जी नहीं। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है, एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल है, स्टैट्यूटरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसे कॉर्पोरेट्स
जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को यहां तक आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, और ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई। तो स्टूडेंट एक बार पहले आप लोग यहां तक इसको रिवाइज करें। मैंने जो पूरा सब कुछ समझाया ना, वो एक एक चीज आप लोगों की बुक में लिखी हुई है। ये पूरा एग्जाम्पल स्टोरी लिखी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्लियर है ये चीज? तो एक बार आप लोग यहां तक रिवाइज करें मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।